हमने पिछली वीडियो में देखा कैसे बीएनएफ ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से उसने अपने कैपिटल को $1 मिलियन तक पहुंचा दिया था। आज की वीडियो में हम बीएनएफ के आगे की लाइफ स्टोरी को देखेंगे। पहले पार्ट को आप लोगों ने बहुत सहारा एंड ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। मुझे पता है आप लोग नेक्स्ट पार्ट का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। दिसंबर 2005, एज 27 ईयर्स। जापानी स्टॉक मार्केट की एक और नई सुबह। मार्केट स्मूथली राइज कर रही थी। पिछले कुछ सालों में कई नई टेक कंपनी मार्केट में आ चुके थे। ट्रेडर्स नेक्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी एंड मल्टी बैगर स्टॉक की तलाश कर रहे थे। आज की सुबह ट्रेडर्स के लिए स्पेशल थी। उनकी नजरें एक नए स्टॉक पर जमी थी। जैकॉब होल्डिंग्स आज इमर्जिंग मार्केट में एक पब्लिक कंपनी के तौर पर लिस्ट होने वाली थी। लेकिन विद इन मिनट्स अफरा तफरी मच गई। बीएनएफ को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब जैकॉब के शेयर लिस्ट होने के तुरंत बाद क्रैश कर रहे थे, लोगों को किसी फाइनेंशियल फ्रॉड के होने का डर सताने लगा। खबर चारों ओर फैल गई। इतने में बीएनएफ ने अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड लेने का फैसला किया, 50% ऑफ हिज एंटायर पोर्टफोलियो। दूसरी तरफ मिजोबो सिक्योरिटी के ऑफिस में एक आदमी की जान पर बनाई। उसने एक अनइमेजिनेबल मिस्टेक कर दिया था। उसे जैकॉब का एक शेयर 6,10,000 येन पर सेल करने को कहा गया था, लेकिन उसने गलती से 6,10,000 शेयर को 1 येन ईच पर सेल करने के लिए ऑर्डर पंच कर दिया। ये जैकॉब के कुल आउटस्टैंडिंग शेयर का 42 गुना था। एक बार ऑर्डर पंच होने के बाद यह अब रिवर्स नहीं हो सकता था। वो तो गनीमत रही कि उस समय भी जापानीज स्टॉक एक्सचेंज में भी अपर एंड लोअर सर्किट का सिस्टम था, क्योंकि एक दिन में शेयर कितना ऊपर और नीचे जाएगा इस पर लिमिट लॉक कर देता था। हालांकि मिजोबो ने शेयर को 1 येन पर पंच किया था, लेकिन लोअर सर्किट प्राइस लिमिटेशन के कारण अगले ट्रेडर्स को यह शेयर 5,72,000 येन पर शेयर में सेल हुई। बीएनएफ चीते की रफ्तार से झपटा और उसने जैकॉब के 7,100 शेयर कुछ ही मिनटों में खरीद लिए। कहा जाता है कि अपने 50% अकाउंट साइज के बदले बीएनएफ ने कंपनी के फ्री फ्लोट शेयर का 49% हिस्सा खरीद लिया था। पैनिक सिचुएशन और बढ़ा जब मिजोबो सिक्योरिटी को यह पता चला कि ट्रेड अब रिवर्स नहीं हो सकता। उन्होंने डिस्परेटली जितना हो सके उतना शेयर मार्केट से उठाना शुरू कर दिया। प्रोमोटर्स के राइट लिक्विडेट हो चुके थे, लेकिन अब इस समय वो सिर्फ अकेले बायर्स नहीं थे। चार्ट पर इतना बुलिश प्राइस एक्शन बनता देख इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी रेस में शामिल हो गए। सभी को जैकॉब का एक टुकड़ा चाहिए था। मार्केट क्लोज होने से पहले शेयर का प्राइस रॉकेट की तरह भाग रहा था। सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो रहे थे, मगर बीएनएफ ने सिर्फ 1100 शेयर ही बेचे। उसने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया और उसने सोचा कि वह 6,000 शेयर ओवरनाइट होल्ड करेगा। बीएनएफ इस स्ट्रेसफुल नाइट में भी कूल एंड काम था। उसके लिए पैसों की बात नहीं थी, यह एक शतरंज का खेल था जहां उसके प्रतिद्वंदी ने एक भारी गलती कर दिया था। अगली सुबह एक्सचेंज ने जैकॉब के शेयर की ट्रेडिंग को रोक दिया था। लीगल इम्प्लीकेशन के डर से लार्ज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर मिजो सिक्योरिटी को जैकॉब के शेयर और प्रॉफिट लौटा दिए, लेकिन बीएनएफ और उनके जैसे निर्भीक ट्रेडर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। थोड़ी ही देर में यह साफ हो गया कि जापानी गवर्नमेंट इस मामले में कोई दखल नहीं देगी। अब मिजोबो सिक्योरिटी के पास सिर्फ सेटलमेंट का ही रास्ता बचा था। यह तय हुआ कि मिजोबो सिक्योरिटी बीएनएफ के शेयर को एक्सपेक्टेड अमाउंट पर खरीदेगा, जो कि उस समय 9,75,000 येन पर शेयर फिक्स की गई। इस ट्रेड में बीएनएफ को टोटल प्रॉफिट हुआ 2 बिलियन येन, यानी कि $15 मिलियन। एक बेडरूम ट्रेडर ने इतना बड़ा प्रॉफिट करके इतिहास रच दिया था। सभी बिजनेस रिपोर्टर स्टोरी को कवर करना चाहते थे। अब बीएनएफ जैकॉब मैन के नाम से जाना जाता था। अब वह ट्रेडिंग कम्युनिटी का हीरो बन चुका था। सबकी नजर बीएनएफ की तरफ थी। कुछ समय के बाद बीएनएफ को लोगों का इतना टेंशन बुरा लगने लगा। पैसों ने उसे कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल तो दिया, लेकिन ये टिपिकल हाई सोसाइटी लाइफ स्टाइल जीने में उसे अब मजा नहीं आ रहा था। इससे अच्छा तो अपने छोटे से शहर में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक लेता था। बीएनएफ का पैसों से मन भर चुका था। अब उसे परवाह थी तो सिर्फ अपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की। इधर बीएनएफ अपनी कामयाबी को बचाने की कोशिश कर रहा था, उधर हवाएं अपना रुख बदल रही थी। आसमान में किसी जाने पहचाने तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। लेकिन बीएनएफ को क्या पता था कि उसके लिए अब तक का सबसे टफेस्ट चैलेंज होने वाला था।
BNF एक बार फिर बेयर मार्केट को फेस करने वाला था। वह अपने रूट की तरफ लौटने लगा। वही उसकी पुरानी स्ट्रेटजी, मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस, जिसके बारे में हमने पहले एपिसोड में बात किया था। जापानी न्यूज़पेपर में मार्केट के बैंकिंग सेक्टर की शेयर्स टूटने की न्यूज़ छपने लगी। BNF इसके लिए पहले से ही तैयार था। सितंबर 13, 2008 BNF ने एक जैकॉम जैसा ही बड़ा दांव लगाया। US के लेहमन ब्रदर्स के स्टॉक में उसने 6.5 मिलियन इन्वेस्ट किया। उस समय लेहमन ब्रदर्स स्टॉक 75% तक टूट चुके थे। जापान में बैंकिंग सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बहुत सेफ माना जाता है। लेहमन ब्रदर्स अमेरिका का 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक था। मार्केट में इस बैंक का एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन था। BNF को लगा कि रीबाउंड होना तो तय ही है, लेकिन BNF ने इस बार बहुत भारी गलती कर दी थी। उसने बैंकिंग सेक्टर में फैले हुए करप्शन को वो भाप नहीं पाया। उसे US मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसने वहाँ के लिए अपने अंदर फील्ड डेवलप नहीं किया था। उसने अपने खुद का बनाया हुआ गोल्डन रूल तोड़ दिया था। रात भर में उसके 6.5 मिलियन डॉलर्स जीरो हो चुके थे। इतना पेन सहने के बाद BNF ने कसम खाई कि अब के बाद वह US मार्केट में कभी ट्रेड नहीं करेगा। तूफान अभी थमा नहीं था। BNF के जैसे बेयर मार्केट ट्रेडर्स को मार्केट में फाइनेंशियल ब्लड की खुशबू अपनी ओर खींच रही थी। अक्टूबर 8, 2008 BNF के इंस्टिंक्ट्स ने शिकार का मन बनाया। ग्लोबल मार्केट पूरी तरह चरमरा गई थी। जापान का निकेई इंडेक्स भी पूरी तरह क्रैश कर रहा था। BNF को रिबाउंड की उम्मीद दिखाई दी तो उसने अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री ली, लेकिन मार्केट तो गिरता ही जा रहा था। मार्केट क्लोज होने के टाइम को था, लेकिन रिबाउंड के साइंस उसे नहीं दिख रहे थे। अब उसे डिसीजन लेना था, एग्जिट इन लॉस और होल्ड ओवरनाइट। हालांकि BNF कॉन्फिडेंट था। पास्ट में उसे इसी सेटअप ने प्रॉफिट बना के दिए थे, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि वह अपने लॉसेस को कट शॉर्ट करेगा। उसने एग्जिट करके लॉस बुक किया। अगली सुबह भी मार्केट में वही ब्लड बाथ जारी था। BNF के सारे डेविएशन टारगेट फेल हो रहे थे। निकेई इंडेक्स गिरते ही चला जा रहा था। BNF काम था, लेकिन लेमन ब्रदर्स के स्टॉक में लॉस के बाद वह बड़ा रिस्क लेने की हालत में बिल्कुल नहीं था। BNF अपने ड्राइंग बोर्ड पर वापस गया। Nobody can predict the bottom, नहीं तो आज हम लोग सभी रिच होते। अपने पोजीशंस को ग्रेजुअली इंक्रीज करने एंड 25 डे मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस की इसी स्ट्रेटजी ने हमेशा BNF का साथ निभाया। केयरफुल एनालिसिस करने के बाद BNF इस नतीजे पर पहुंचा, इस बार भी कुछ अलग नहीं है। जापानी मार्केट की हालत रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के हिसाब से ज़्यादा खराब है, इसलिए BNF के डाइवर्जेंस परसेंटेज आउटडेटेड हो गए थे। उसने यह परसेंटेज रिकैलकुलेट किया। अक्टूबर 27, 2008 निकेई आज भी गिर रहा था। BNF को एक और रीबाउंड की तलाश थी। उसने अपने रिवाइज्ड मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपनी एंट्री ली, लेकिन इस बार भी मार्केट ने रीबाउंड करने से इनकार कर दिया। निकेई गिरते ही जा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, BNF के लॉसेस का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन BNF ने रियलाइज किया कि उसकी असली शक्ति उसकी स्ट्रेटजी में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि मार्केट की शोर के बीच वह अपने इंस्टिंक्ट्स को सुन सकता है। उसकी असली शक्ति इस बात में है कि वह मार्केट की खुद अंडरस्टैंडिंग और खुद का अपना फील्ड डेवलप कर सकता है और डिसिप्लिन के साथ मार्केट को ट्रेड कर सकता है। आज BNF खुद के डिसीजन पर टिका रहा। उसने अपने आप पर भरोसा करते हुए अपने पोजीशंस को डबल कर लिया। पूरा मॉर्निंग सेशन गिरता रहा और BNF खरीदता गया। BNF एक डाइवर्सिफाइड पोजीशंस बना रहा था। इंडेक्स की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी के सबसे बुरी तरह से पीटी हुई स्टॉक में उसका पोजीशन साइज बढ़कर 68.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। उसने 90 से भी ज़्यादा कंपनी के शेयर्स बाय कर रखे थे। लंच के बाद गेम चेंज हो गया। कुछ स्टॉक्स रैली करने लगे। निकेई इंडेक्स को भी कोर कंपनी ऊपर खींचने लगी और जब निकेई ऊपर जाने लगा तो एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन चालू हो गया। BNF प्रॉफिट में आ चुका था। अपने आप पर भरोसा करते हुए BNF ने डिसाइड किया कि वो आज अपने पोजीशंस को होल्ड करेगा। अगली सुबह भी रैली बरकरार थी। तब BNF ने डिसाइड किया कि अब अपने पोजीशंस को अनलोड करने का समय आ चुका है। उसके इस ट्रेड ने BNF को 12 मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट दिया। BNF एक बार फिर जापानी ट्रेडर्स के बीच में हीरो बन गया था। पिछले कुछ सालों में
BNF ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लिया है। उसने 2 कॉमर्शियल रियल एस्टेट बिल्डिंग भी खरीदे हैं। एक कॉमर्शियल बिल्डिंग उसने $1 मिलियन में सेल भी किए हैं। लेकिन आज भी उसका मेन फोकस ट्रेडिंग ही है। उसके लाइफस्टाइल में कोई भी बदलाव नहीं आया है। आज भी वो अपने बेडरूम में बैठकर ही ट्रेड करता है।